नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खंबा गणी वड़क्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट न्यूज़ मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए मेजर जनरल सुधाकर जी। बहुत इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स हैं। बांग्लादेश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैज मेट अजीत डोवल जी इन पर्सन। पहले तो एक कॉन्क्लेव में मीटिंग हुई और फिर उसी की साइडलाइन पर ड्यूरिंग टी आवर्स एंड द अदर आवर्स कहा जा रहा है उनकी वन टू वन बात हुई। बट उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि हमारे पीओके में एक बहुत बड़ी गतिविधि चल रही है जो देखने में आई है। लगता है बालाकोट के बाद बालाकोट जैसा कुछ दोबारा होने की गुंजाइश लग रही है मुझे। ऑपरेशन सिंदूर 2 से पहले लगता है कुछ एक ट्रेलर्स भी लॉन्च होने वाले हैं। बट लेट्स गेट स्टार्टेड सर। वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। द प्लेटफॉर्म इज योर्स। Thank you, Gayatri, and thank you once again for inviting me to your very esteemed and prestigious channel. जहाँ तक ताज़ा खबर है, ताज़ा खबर में सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करें? कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव या जैश ए मोहम्मद से स्टार्ट करें? जैश ए मोहम्मद? सर जैश ए मोहम्मद से शुरू करते हैं। बड़े पर निकल आए हैं इनके। अच्छा। लश्कर की बात तो हमारे अननोन गनमैन ने लगा दी है। लश्कर। अच्छा, बाय द वे सर, हमने अपने व्यूअर्स को बताया नहीं कि जैश ए मोहम्मद पैदा कैसे हुआ था। अभी ये भी डिस्कस करना चाहिए। इन हाँ। जैश-ए-मोहम्मद पैदा हुआ था व्हेन द पाकिस्तानी आर्मी वांटेड टू टेम डाउन, मतलब उनको पालतू बनाना चाह रहे थे क्योंकि लश्कर अपनी औकात से ज्यादा आगे बढ़ रही थी। तो उनको लगा कि लश्कर उनके स्तर पर चढ़कर ना बैठ जाए, क्योंकि वो ब्लैकमेलिंग करने लगे थे। लश्कर के जो इनके आतंकवादी थे जिनको सीक्रेट्स पता चल रहे थे, तो जब उनको ज्यादा उनको लगा कि भाई ये तो हमारे सर पर चढ़ के नाच रहे हैं, हमसे पैसा ले रहे हैं, हम ही से खा रहे हैं, हम ही से आगे बढ़ रहे हैं और फिर हम ही को ब्लैकमेल कर रहे हैं। तब पाकिस्तानी आर्मी ने एज अ पॉलिसी जैश-ए-मोहम्मद को पैदा किया और जैश-ए-मोहम्मद को ग्रूम किया। अच्छा, उसमें सर इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू क्या था? एक तो कॉम्पिटिशन बढ़ता और दोनों का कॉमन एनिमी कौन था? भारत। तो ये होता कि भाई तुमने ज़्यादा बॉम्ब फोड़े या हमने ज़्यादा बॉम्ब फोड़े। पर पीछे अगर मैं बात करूँ 2 साल के अंदर लश्कर की जो लश्कर-ए-तैयबा वाली स्टाइल में सफाई हो रही है, कभी यहाँ जाता है, कभी गले में अटक जाता है, कभी रोड पे कुछ हो जाता है। तो जैश को लगता है कि उस डोज़ की ज़रूरत ज़्यादा आ गई है, जो ज़्यादा ही पर निकल आए हैं। बट वी विल कम टू द पॉइंट। पीओके में बहुत बड़ी गतिविधियाँ चल रही हैं। सो ओवर टू यू। सर तोयबा और ये जो जैश मोहम्मद, ये एक दूसरे को कंटेन करने के लिए ये होते थे। बीच में टक्कर भी हुई है, लेकिन आईएसआई केम इनटू बीइंग, दोनों का पैचअप करके फिर एक नेशनल रिसोर्स, एक स्टेट इंस्ट्रूमेंट की तरह उसको बना दिया गया था। और स्टेट इंस्ट्रूमेंट फॉर व्हाट? एक्सटेंशन ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। और तो जैश मोहम्मद का हेडक्वार्टर कहाँ शुरू हुआ? ये बहावलपुर में। ये करीब एटीज एट्टी मिड एटीज को ये स्टार्ट हो गया था। और उसके बाद अर्ली 90s में ये काफ़ी कामयाबी हासिल करना शुरू कर दिए थे। और जैसे ही जम्मू एंड कश्मीर का स्थिति पूरा आउट ऑफ हैंड होने लगा, उनको सुनहरा मौका मिला अंदर आके प्रवेश करके ये टेररिस्ट एक्टिविटीज, पहले इंसर्जेंसी कहा जाता था, उसके बाद फिर जब वो ग्लोबल वॉर ऑन टेरर ये होने लगा तो उसके धीरे धीरे उसको फिर टेररिस्ट बुलाने लगे। और टेररिज्म का जो अहम उनका हिस्सा है, अब जम्मू कश्मीर का जो पूरा बॉर्डर देखते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल 740 किलोमीटर के करीब करीब है। पीर पंजाल रेंज जो है उसको डिवाइड करता है, एक हिस्सा उत्तर की तरफ है, एक हिस्सा दक्षिण की तरफ है। तो दक्षिण की तरफ है ये पूंछ, रजौरी, ये सारे जो जगह हैं, ये है लश्कर ए तैयबा का बेल्ट। और उसका जो मेरे जानकारी के मुताबिक जो जैश मोहम्मद है, ये बारामूला, कुपवाड़ा, उसके ऑपोजिट द लाइन ऑफ कंट्रोल है, उस एरिया को डोमिनेट करते हैं। रिपोर्ट मिला है, लेटेस्ट खबर यह है कि हाँ, उनका हेडक्वार्टर जरूर शिफ्ट हो रहा है, लॉजिस्टिक बेस दुरान लाइन की तरह शिफ्ट हुआ है, लेकिन इनका जो ऑपरेटिंग बेसिस है, इनका जो ऑपरेशनल डिटैचमेंट्स है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल में आ चुके हैं और स्टेजिंग पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। और अंदाज अगर किया जाए, सही असेसमेंट कहना अभी मुश्किल होगा, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं, उनका मेन मुद्दा है ये फिदाइनी अटैक ये स्टार्ट करना चाहते हैं वैली फ्लोर में, और हो सकता है आउट ऑफ द वैली फ्लोर। शायद जम्मू कश्मीर का जो वैली है, इसको वो यूज करेंगे एज ए लिंक अप पॉइंट, स्टेजिंग पॉइंट, और वहां से आगे जाएंगे। उनका जो मोडस ऑपरेंडी होगा ये कार ब्लास्ट और फिदाइनी अटैक। ये कहा जा रहा है कि रेड फोर्ट जो कार ब्लास्ट है, इसके साथ जैश ए मोहम्मद का लिंक्स है और इसमें कोई शक नहीं है।
तकरीबन नफरी, मेरे पास जो रिपोर्ट आया है ये छोटा एलिमेंट के साथ आगे आया है, 800 से 900 लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ अलग अलग स्टेजिंग पॉइंट। ये जो पाकिस्तान आर्मी के जो कैंप्स है उनके आसपास उनकी सेफ हाउसेस है, और उससे आगे वो जाएंगे स्टेजिंग पॉइंट का जो हट्स है उसके आगे लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करते हुए हिंदुस्तान के अंदर आने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि वो फिदाइनी अटैक या कार ब्लास्ट सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ भी करें। और साथ ही मेरे को ये भी कुछ इनपुट आ रहे हैं, इसको एक्चुअली कोरोबोरेट करना निहायत आवश्यक है। इनके साथ जुड़े हुए हैं ये जो नार्कोटिक जो टीम्स है, ये नार्कोटिक टीम्स, हकानी नेटवर्क, मेरे पास इससे पहले कोई सबूत तो था नहीं, लेकिन ये हकानी नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं उनका फंड मैनेजमेंट के लिए, और ये हवालों को दोबारा ये स्टार्ट करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में, जो बंद हो चुका है पिछले 3-4 साल से। टूरिज्म उनका एक टारगेट है, जिस तरफ ये हुआ था पहलगाम वाला टारगेट, वो इसी तरह टूरिज्म को टारगेट करने की कोशिश करेंगे। तो यहीं पे इसको खत्म करते हैं, आगे चलते हैं कि ये जो एनएसए बांग्लादेश और एनएसए ऑफ इंडिया तो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हुआ है। हमारे दर्शकों की इंफॉर्मेशन के लिए ये बता देना चाहता हूं कि जैसे ये सार्क, SAARC, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन की जो कंट्रीज, पाकिस्तान की वजह से जब से ये सक्सेसफुली जो ऑब्जेक्टिव था जब तक हासिल नहीं हो पाया, तो हिंदुस्तान ने चंद एक कंकरेंट एक्टिविटीज शुरू किया है, एक जैसे कि बिम्स्टेक, एक BBIN, ये छोटे छोटे ग्रुप्स उन्होंने हिंदुस्तान ने शुरू किया है। इसके साथ ये एक है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। हमारा जो मैरीटाइम सिक्योरिटी, ये 26/11 का जो इंसिडेंट हुआ था वहां से एक रिक्वायरमेंट उभर के आया था सामने कि मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजबूत बनाना है। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए जितने लिटोरल स्टेट्स हैं, आइलैंड टेरिटरीज है, इनके साथ काफी कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। और इसी चीज को हासिल करने के लिए हमारा एक 2020 को एक संस्था खुला गया था, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, जिसका हेडक्वार्टर श्रीलंका में है, और ये इंडियन लीडरशिप के नीचे ये किया जा रहा है। मेंबर्स जो है इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, बाद में मॉरिशस इसके साथ ज्वाइन किया है, सेशलिस जो है उसका एक ऑब्जर्वर स्टेटस में। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है 2024 को बांग्लादेश भी इसमें एक मेंबर हुआ था। तो ये सारे देशों के बीच में जो मीटिंग हुई है, मीटिंग का जो अहम मुद्दा है कि हम मैरीटाइम सिक्योरिटी को किस तरह मजबूत बना सकते हैं ताकि ये 26/11 टाइप अटैक कहीं पूरा इम्प्यूनिटी के साथ ना हो, हमारा कोस्टल लाइन के उसको पेनिट्रेट करते हुए बांग्लादेश के ये में या मालदीव्स में या श्रीलंका में, नंबर एक। नंबर दो, इसी को बढ़ावा देने के लिए चंद एक इंटर ऑपरेबिलिटी एक्सरसाइजेस होते हैं, नेवल रिसोर्सेज, मैरीटाइम रिसोर्सेज। तो ये एक एक्सरसाइज 2026 को होना है। और तीसरा है वन ऑन वन जो बायलैटरल इश्यूज है, ये भी डिस्कशन होता है। जिस तरह हमारा एनएसए साहब और मिस्टर रहमान जो कि एनएसए हैं बांग्लादेश का, इन दोनों के बीच में बातचीत हुई है। बातचीत क्या हुआ है? बातचीत ये हुई है कि सबसे पहले उन्होंने एक इनविटेशन एक्सटेंड किए हैं हमारा एनएसए साहब को बांग्लादेश में आने के लिए। इससे ये जाहिर है कि बांग्लादेश का नॉट विस्टैंडिंग दो डेथ सेंटेंस या लाइफ इम्प्रिजनमेंट का जो सेंटेंस इम्पोज किया गया है शेख हसीना और उनका होम मिनिस्टर के ऊपर, इसके बावजूद भी अभी भी बांग्लादेश की तरफ से यह संकेत आ रहा है कि ये डिप्लोमेटिक या बायलैटरल टाइज को कंटिन्यू करना चाहते हैं एज लॉन्ग एंड एज फार एज पॉसिबल, नंबर एक। नंबर दो, चंद एक चीजों को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो सुनने में मिला कि बांग्लादेश का जो सोशल मीडिया है वो तो इट इज गॉन टोटली वाइल्ड एंड राइफ। वो कह रहे हैं कि शेख हसीना का एक्स्ट्राडिशन सिक्योर हो गया है। शेख हसीना का बेटा ने जो बयान दिया है उसने ये कहा है कि हिंदुस्तान को धन्यवाद दिए हैं कि आपने उनको एग्जाइल दिया, और साथ ही उन्होंने ये हाईलाइट किए हैं कि ये जो कोर्ट है, ये कोर्ट का कोई अथॉरिटी नहीं है इस किस्म के लाइफ सेंटेंस देने का। उसका मेन जो मुद्दा था वो वही था जो मैं ऑलरेडी आपको व्याख्या कर चुका हूं। ये कोलाबोरेटर्स और जो कॉन्स्पिरेटर्स थे, जेनोसाइड जिन्होंने इन्वॉल्व थे, हाँ यही पे मैं बता देना चाहता हूं। बांग्लादेश जब लिबरेट हुआ तब 3 million people were killed, 3 million यानी कि 30 lakhs they were killed, 2,50,000 women and girl children they were raped,
तो ये सारे जो केसेस हैं, इसको सही जस्टिस मीट आउट करने के लिए ये संस्था को क्रिएट किया। उसी संस्था को बिना कोई मैंडेट, अच्छा दूसरी बात एक चीज ध्यान रखिएगा, ये संस्था को तब आप इफेक्टिवली असरदायक इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक आपका एक डेमोक्रेटिक सपोर्ट सिस्टम हो, डेमोक्रेटिकली एक गवर्नमेंट होना चाहिए इस संस्था को कामयाब करने के लिए। आप जैसे ही यूनुस जो है, ही इज नॉट इलेक्टेड ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, he has been nominated, he has been positioned there, he is not an elected representative। और दूसरा ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो जाते हैं, इस कोर्ट में जो जजेस होते हैं, ये भी जजेस बेस्ड ऑन द मेरिट एंड ए पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होते हैं। ये सारे जजेस को उन्होंने रिटायर किए हैं, सारे जजेस को विदाउट एनी एक्सेप्शन, और एक एक जज अपना एफिलिएशन और अपना जो रिश्ता है उसके मुताबिक उन्होंने रीअपॉइंट किए हैं। ये टेक्निकलिटीज। और तीसरा चीज यहीं पे मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ आप विश्व में देखिए, शरिया लॉ अलग होता है, रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर या डेमोक्रेटिक के कृषि के मुताबिक अगर आप देखेंगे, स्टडी करेंगे, तो कोई भी एक्यूज होता है, उनको काउंटर एग्जामिनेशन की अपॉर्चुनिटी मिलना निहायत आवश्यक है। जहां पे सेल्फ डिफेमेशन या कैरेक्टर एसेसिनेशन होने का खतरा रहता है, या डेथ सेंटेंस मिलने का जहां पे संभावित है, तो वहां पे उनको, या अदरवाइज हर केसेस में एक काउंटर एग्जाम, क्रॉस एग्जामिनेशन की अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। इनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं दिया गया है। अंडर दिस सर्कमस्टांसेस ये नहीं होना चाहिए एक्स्ट्राडिशन। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन हुआ है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, उसमें एक क्लॉज लिखा हुआ है, अगर if the extradition is being demanded based on the political cause, then India retains the authority not to extradite the prime minister or whoever has been brought in the exile. So under these circumstances, मेरे विचार के मुताबिक हिंदुस्तान को उनको वापस नहीं करना चाहिए, और हिंदुस्तान को एनएसए के थ्रू जिस तरह बातचीत हुआ है, अभी इनविटेशन आ रखा है, बांग्लादेश के जो गवर्नमेंट अभी चल रहा है, इंटरिम गवर्नमेंट, उनके ऊपर प्रभाव डालने की कोशिश करना चाहिए। अगर प्रेम और प्यार और श्रद्धा और डिप्लोमेसी और डायलॉग के जरिए से हम सच्चाई को हासिल नहीं कर सकते हैं, तो हिंदुस्तान के पास केवल एक ही चीज बाकी होगा, जैसे गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। एक उनका जो ग्रंथ में उनका एक लाइन है, प्यार और श्रद्धा अगर सत्य को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है, तो तलवार निकाल के सत्य को प्रोटेक्ट करने में हिंदुस्तान को कोई हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। मेरे विचार के मुताबिक अगर आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर 22 किलोमीटर चौड़ाई है, इसको 220 नहीं, मैं कह रहा हूं बांग्लादेश का 4096 किलोमीटर, ये बैकयार्ड नहीं होना चाहिए, ये हिंदुस्तान का एक हिस्सा होना चाहिए। धन्यवाद जी, thank you so much, sir. Bangladesh NSA has formally invited Ajit Doval for a visit to Dhaka and Bangladesh. किस लिए इनवाइट किया? जमात से पूछ के इनवाइट किया क्या? यूनिस से पूछ के इनवाइट किया, या यूनिस और बांग्लादेश एनएसए के बीच में सब कुछ ठीक ठाक है? क्योंकि बांग्लादेश के एनएसए अगर आए हुए हैं तो आई एम श्योर either he has taken permission from UNIS or he has taken permission from the आर्मी चीफ। बिना उनके तो नहीं आ सकते। किससे परमिशन लिया सर? इस पे थोड़ा इलैबोरेट करेंगे? कौन है वहाँ पे इन कंट्रोल? क्योंकि शेख हसीना के स्टेटमेंट की बात करें तो कंट्रोल तो उनके हाथ में है नहीं, यूनिस के हाथ में है नहीं। जी। यूनुस, मेरे विचार के मुताबिक अच्छा सवाल पूछा है आपने। मैं तो ये कहूंगा, यूनुस अभी ऐसा एक फंदे में फंस गया है, तो ना बाहर निकल के जा सकता है सेफ टू और सेफ प्लेस, ना अंदर सेफली रह सकता है। वातावरण ऐसा वो बदलते जा रहे हैं कि अवामी लीग, उन्होंने शटडाउन का इतला किया था जिस दिन ये डेथ सेंटेंस अनाउंस हुआ था, कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था, और ये सक्सेसफुल शटडाउन भी हुआ है। साथ ही साथ पूरा देश के अंदर एक 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 गुस्सा बढ़ती जा रही है यूनिस के खिलाफ। तो इस हालत में आर्मी अभी साइलेंट है, कोई इनिशिएटिव या पहलाव के साथ कोई एक्शन लेना नहीं चाहते, ना ये लेंगे। मेरे विचार के मुताबिक वो बैकग्राउंड में रहेंगे। साथ ही वो एक चीज की तैयारी करने जा रहे हैं, वो इलेक्शन होगा ऑन वन प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिवनेस। इंडिया ने ये क्लैरिटी के साथ बता दिया है। लेकिन आज के दिन में आवामी लीग के ऊपर जो बैन हो रखा है, इसके वजह से सिर्फ बीएनपी, नंबर 2 जमायती, नंबर 3 नेशनल सिटीजन पार्टी, 3
ये तीनों को बीच में कंटेस्टेशन होने का संभावना है। और ये भी मैं एक टीवी चैनल में बैठा था, बहुत जाने माने लोग एक हैं, एक चीफ एडिटर है इंटरनेशनल न्यूज़पेपर का, उनका ये कहना है कि बीएनपी हैज स्टार्टेड विंग अट्रैक्टिंग द अवामी लीग, कि जस्ट इन केस ये बैंक को लिफ्ट नहीं किया जाता है, जो कि अब नहीं करेंगे, तो उस हालत में तो बीएनपी समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बीएनपी इन कोलैबोरेशन विद अवामी लीग वो रिप्रेजेंट करने जाएगी और वहां पे वो कंटेस्ट करने की संभावना है। लेकिन लीडर कौन है? जिया की बात करते हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, काफी उम्र हो चुका है, उनके बेटा वापस आने का संभावना नहीं है। देश के अंदर कोई ऐसा आदमी नहीं है जो छाती फाड़ के चौड़ा करके वो आगे आ सकता है कोई लीडर बनने के लिए, क्योंकि दबाव के नीचे उनको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अवामी लीग को आप एक्सक्लूड कर चुके हैं और उनका पॉपुलैरिटी 54% से बढ़ के मेरे इनपुट के मुताबिक 65 से 69% तक टच कर रहा है। ये है आज के दिन में जो प्रभाव हो रहा है। तो ऐसा हालत में जो यूनुस है, मेरे सोच विचार के मुताबिक ही इज अंडर एक्यूट प्रेशर कि ही वांट्स टू हैव a little way out to balance out and conduct the election safely. हिंदुस्तान भी यही चाह रहा है कि इलेक्शन हो और हिंदुस्तान का यही मुद्दा होना चाहिए। आप अवामी लीग का जो हेड है शेख हसीना नहीं है तो उसका जो दूसरा रिप्रेजेंटेटिव है उनका बेटा को बुलाओ, उसको कंटेस्ट करने दो और इलेक्शन पूरा ऑल पार्टी मेंबर्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए, ना कि जिस तरह आप प्लान कर रहे हो। इसी को एक कामयाबी देने के लिए कहीं ना कहीं यूनुस इनको इनडायरेक्टली हिंट दिए होंगे और यूनुस का जो हिंट है ये उनका नहीं है, ये डीप स्टेट का भी नहीं है। अभी पाक यूएसए के जो प्रेसिडेंट और तुलसी गबार्ड और इनके साथ एक सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट जिनका नाम है राहुल, ये सब मिलके एक स्ट्रेटेजी चलाए हैं जिसका धीरे धीरे इंक्रीमेंटली डायरेक्शंस आने लगे हैं। हो सकता है आने वाले समय में कुछ बदलाव मिलेगा। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्ट न्यूज़ मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और ये पे स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।